नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं आलोक बेंजामिन जी, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत धन्यवाद आपको। और जैसे कि 30 जुलाई को है ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, और उसी को लेकर हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। सर, ये बातों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपको ये यूनिक सब्जेक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो रिस्क से भरा है, उससे कैसे आप जुड़े और कैसे इसके साथ आगे बढ़े? कुछ साल पहले की बात है कि मतलब बहुत साल पहले हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन का मुझे अचानक से ही भाग बनने का मौका मिला। उस समय मेरे मित्र जो कलेक्ट्रेट में एक अधिकारी रहे, मैं बात कर रहा हूँ कोविड की शुरुआत की, तो उस समय में एक पता चला कि कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया गया है, ट्रैफिक ढोके लाए गए हैं और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो मैंने भी अपने मित्र से कहा कि क्या मैं भी इसका भाग हो सकता हूँ, एक जिज्ञासावश। और तब मैं वहाँ पर उसका भाग बना और मैंने उनकी भयावह स्थिति को देखा। जो माता पिता हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं और किस स्थिति में थे, किस डर में थे। और फिर हम पुलिस के साथ उनको जाकर के उनको रेस्क्यू किया गया। ये दीनदयाल क्षेत्र से थोड़ा सा अंदर की तरफ आगे उस तरफ में था। तब वहाँ से मेरे अंदर ये प्रेरणा आई कि इस प्रकार की जो स्थिति है वो आज भी विद्यमान है और उनके रेस्क्यू के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और कभी कभी एक छोटा सा एक्सीडेंट या छोटा सा कोई भी एक घटना आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है और वहीं से आप कोई ऐसी चीज की शुरुआत करते हो जो कभी आपने अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं की होती। तो सर, ये जर्नी जब शुरू हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखी है। फिल्मों से ही सुना है कि ऐसा होता है, लोग आते हैं, आपको पकड़ के ले जाते हैं या आप किसी जात में फंस जाते हैं। जानना चाहूंगी वास्तव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या, और क्या अभी भी ये ग्वालियर जैसे शहरों में भी है? जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे किसी भी चीज की ट्रैफिकिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं तस्करी इसको, तो जब कोई ड्रग्स की तस्करी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम उसको बोलते हैं ड्रग्स की तस्करी हो रही है। या सोना ले जाया जाता है तो सोने की तस्करी हो रही है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर मानव तस्करी की हम बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और जो आपने फिल्मों में देखा है, मुझे लगता है कि उतना ही भयावह या उससे भी ज़्यादा भयावह ये एक्चुअली वस्तु स्थिति में भी है अभी। तो हाँ, ग्वालियर भी अछूता नहीं है। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है और ट्रांजिट भी है। मतलब यहाँ से ट्रैफिक करके लोग बाहर ले जाए जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, यहाँ से गुजरते भी हैं और यहाँ लाए भी जाते हैं। तो ये प्रदेश सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट तीनों का काम करता है। और कहीं भी कभी हमारे स्टेट के, हमारी सिटी के कुछ कड़वे सच आपको नहीं पता होते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि इस तरीके की चीजें जो कभी आप शायद सिर्फ इमेजिनेशन में ही सोच सकते हैं अपनी, वो चीजें अगर वास्तव में हमारे अपने शहर में हो रही हैं तो सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये समाज के तौर पर हम पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हमने किस तरीके का समाज बनाया है जिसमें आज भी लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। सर, इसी के साथ मैं बात करूँ, सबसे अगर हम सॉफ्ट टारगेट की बात करें, महिलाएं और बच्चे, ये इन मानव तस्करी में सबसे बड़ा परसेंटेज में महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं। तो ऐसे में दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से ये जो स्कैमर्स हैं उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं? देखिए, मानव तस्करी के कई रूप हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पॉवर्टी की, दरिद्रता की। मानव तस्करी में हम देखते हैं कि 3 चीजें प्रमुख रहती हैं। उसमें ये रहता है कि उसका किस तरीके से बनाया गया। तस्करी में जैसे हमने बताया ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो वहाँ पर भर्ती किया जाता है ऐसे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, या एक पुरुषों को भी हम देखें तो उसको परिवहन के साथ ले जाया जाता है। फिर किसी को सौंपा जाता है, कहीं आश्रय दिया जाता है, फिर कोई तीसरा आदमी उसको लेकर के जाता है और वो जिस तक गंतव्य स्थान पर उसको सौंप देता है। ये तो इसका कार्य है। इसलिए मानव तस्करी को हम एक संगठित अपराध भी कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें एक व्यक्ति नहीं शामिल है, ये पूरा संगठित रूप से संगठन की तरह से चल रहा है।
दूसरा रहता है कि यहाँ पर जो रिस्क में रहते हैं, जो प्रलोभन में आ जाते हैं। अब मान के चलिए कि अगर कोई आपको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन कोई कहे कि 25,000 की आपको दिला दूंगा या विदेश में दिला दूंगा, तो आदमी प्रलोभन में भी आ सकता है। कभी कोई गरीबी की वजह से भी आदमी प्रलोभन में ज्यादा आता है। फिर कोई डरा धमका करके अपना रसूख का इस्तेमाल करके भी बंधुआ मजदूरी में ले जा सकता है कोई व्यक्ति, या अपहरण भी किया जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर के केस में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक जवान युवा व्यक्ति स्टेशन पे उतरा ही था, तो वहाँ कुछ लोग जैसे घात लगा के बैठते हैं, ऐसे बैठे थे, और उन्होंने देखा कि ये मायूस सा है, जरूरतमंद लग रहा है, कपड़ों से गरीब लग रहा है, तो उसके पास गए कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, अच्छा पैसा मिलेगा। और फिर उसको ले गए वो उस फैक्ट्री में जो अलग थलग रखी थी, और 1.5 साल तक उसे सोने भी नहीं दिया, उससे काम कराया, उसे मारा गया और खाने को नहीं दिया गया, ना उसको कोई तनख्वाह दी। और कोई भागने की कोशिश करता तो पिटबुल रखे थे उन लोगों ने कि वो भागने की कोशिश करेंगे तो उनको काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने लगा कि वहां और 2 लोग मर भी चुके थे वहां पर यातनाएं सह के। तो इस प्रकार की स्थिति भी हमें देखने को मिली है। और आपने कहा कि आज की स्थिति में ऐसा होता है, तो ये होता है आज की स्थिति में। तो महिलाओं और बच्चों की आपने बात करी। अब जैसे बच्चों की अगर उपेक्षा होती है, अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर ऐसे ही फिर रहे हैं, कोई आकर के, आपने देखा ना, अचानक से कोई उठा करके ले जाए। और भारत तो मेरे ख्याल से उन देशों में सबसे प्रमुख है जहां मिसिंग चिल्ड्रन ज्यादा हैं, और बच्चों को किडनैप करके उनसे उनका यौन शोषण भी होता है, उनसे भिक्षावृत्ति भी कराई जाती है, और अंग प्रत्यारोपण के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। और कुल मिलाकर के इसका जो उद्देश्य होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो शोषण ही होता है। जी सर, कई बार होता है कि आप जब कोई ऐसी दयनीय स्थिति देखते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, हम सभी ह्यूमन हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन की दया उपजती है। और वो अगर आप दया देखें तो कई बार आप देखेंगे बहुत सारे बेगर्स या कहूँ भीख मांगने वाले लोग जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, तो कितना हानिकारक होता है। क्योंकि आप रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारी केवल एक छोटी सी दया कितनी हेल्प देती है इन चेन को जो बनाते हैं कि हम कभी हमने भीख दे दी या उस दया दिखा के किसी को पैसे दे दिए, तो ये किस हद तक सही है समाज के लिए और किस हद तक गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये पूर्णतः गलत है। ये इस प्रकार का जो बच्चों से ऐसे भीख मंगवाना, ये हमारे, पहली बात तो हमारी दया की भावना को मैनिपुलेट करना है। अगर हम एक बच्चे को भीख दे रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमने किसी की मदद करी या हमने कोई पुण्य कमा लिया, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप दे रहे हैं, आमदनी हो रही है, वहां माफिया कमा रहा है। आप बच्चे को स्कूल जाने से वंचित कर रहे हैं, उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। वो सड़क पे है तो आप उसको शायद यौन शोषण में भी घसीट रहे हैं, शारीरिक शोषण तो हो ही रहा है। आप भीख दे करके एक बच्चे से उसका बचपन भी छीन रहे हैं। तो इतनी सारी गलत काम हमारे से हो जा रहे हैं जाने अनजाने में। लेकिन जो आपके लोग सुन रहे होंगे अब तो जान गए ही होंगे कि ये जब हम देते हैं तो हम बच्चे के शोषण को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने सामने, अगर वो भूखा है तो उसको कुछ खाने की सामग्री भी ना दें, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि वो भी लेकर के वो बेच लेते हैं। अपने सामने खिला दें। तो ज्यादातर बच्चे ऐसे पाए जाते हैं कि अगर हम उनको कहेंगे ना कि चलो मैं खिलाता हूँ, तो मना कर देते हैं, क्योंकि वो पहले ही खाए हुए होते हैं। अगर कोई सामने भूखा है, कहता है कि हमारे सामने खाओ, तो जरूर उसको अपने साथ में खिलाएं। और बदलते समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं, समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, और ये कहीं ना कहीं परिवर्तन अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है। तो जैसे कि सर ने कहा, इट्स अ चेन। आप देखेंगे, आप थोड़ी सी दया भावना दिखा के पैसे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन बच्चों के भविष्य के साथ, आप समाज के साथ, और सबसे बड़ा अपने आप के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, पाप ले रहे हैं। तो जब भी आप किसी को पैसे दिए या कुछ भी मदद दीजिए, एक बार सोचिए जरूर कि आप जा किस तरफ रहे हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन आपने बहुत किए, एक लंबा अनुभव है आपका रेस्क्यू ऑपरेशन में, हर चीज में चैलेंज आता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस जो व्यक्ति, जो विक्टिम है, जो इसका पीड़ित है, उसका सपोर्ट मिलना। क्योंकि
आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो मानव तस्करी में से पीड़ित है, बाकी सारे जो अपराध होते हैं उसमें, दूसरे अपराधों में हम व्यक्ति खुद जाकर के बता देता है कि हमें ये अपराध हुआ है, वो रजिस्टर करा सकता है अपनी कंप्लेन। लेकिन ये फंसा हुआ है, ये एक ट्रैप है, तो वो खुद से आना उसके लिए असंभव सा ही रहता है, तो हमें ही ढूंढना पड़ता है उसको। और फिर एक बार ढूंढ भी लिया तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि क्योंकि वो फंसा है एक बार धोखे में, उसको फिर किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करना मुश्किल होता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, अगर कोई किसी इंसान ने हमें धोखा दे दिया एक बार, तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये हम भी करते हैं। तो उसको कैसे मालूम कि ये व्यक्ति हमें फिर कोई, ये जो हमें अभी सांत्वना दे रहा है, हमारी मदद के लिए आया है, वो हमें सच में मदद करेगा। और बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में तो ये होता है, जब लोगों को ये लगता है कि इससे हमने एडवांस लिया है तो हमें तो काम करना है उसको चुकाने के लिए, तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 1976 में बंधुआ मजदूरी को अपराध घोषित कर दिया गया है, उनका सारा कर्ज रद्द कर दिया गया है सरकार ने। तो ये जानकारी भी नहीं होती है उनको, तो वो सामने आते ही नहीं है कि वो हम लोगों का सपोर्ट करें कि रेस्क्यू चलाया जा सके। अगर व्यक्ति ने ही मना कर दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आगे को केस कोई बनता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आती है हमारे सामने, कि व्यक्ति का सपोर्ट ना मिलना। और दूसरा ये होता है कि उन तक पहुंचना, आपने पहुंचे कैसे उन तक, कि इन्वेस्टिगेट कैसे करें। तो ये दोनों बाधाएं, हमारे चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं। सर, जैसे तो एक तो आपने कहा कि कोई व्यक्ति जो सामने से नहीं आता, लेकिन अगर मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं और काफी लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता वो किससे मदद मांगे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, वो अगर किसी ट्रैप में फंसा हुआ है इस तरीके के, चाहे फिर वो बंधुआ मजदूरी हो या किसी दैहिक शोषण में हो या किसी भी तरीके से हो, वो कैसे मदद पाए, चाहे फिर वो पुलिस के थ्रू हो या किसी एनजीओ के थ्रू? जी, वो शासकीय संस्थाओं से भी मदद दी जा सकती है। जैसे आपने बताया, पुलिस के थ्रू, पुलिस का नंबर सबको पता रहता है, उसको डायल करके वो मदद ले सकते हैं। और लेबर इंस्पेक्टर्स रहते हैं, श्रम विभाग है, वो खासतौर पे बंधुआ मजदूरी को देखता है, उन श्रम विभाग को संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति में महिला बाल विकास को संपर्क किया जा सकता है। और बंधुआ मजदूरी के जो केस में कानून ये कहता है कि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत एसडीएम ही इस केस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे विभाग मदद करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये कलेक्टर को ही ये सर्टिफाई करना है कि बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में। तो और एनजीओस की भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि वो पूरा रेस्क्यू से लेकर के रिहैबिलिटेशन तक भी सरकार के साथ मिलकर, शासन के साथ मिलकर के उस पीड़ित को सपोर्ट देते हैं। तो कोई भी जो ये सुन रहा है, फंसा हुआ है, ना केवल वो शासकीय संस्थाओं को संपर्क कर सकता है, लेकिन वो किसी एनजीओ से भी संपर्क कर सकता है जो इस क्षेत्र में काम करते हो, तो उसको और अच्छी मदद मिल सकती है। जी सर, हमने बात की, अभी हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन की, आपने बात की, पुनर्वास की बात की। तो कई बार जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपने किसी व्यक्ति को अगर रेस्क्यू किया, सपोज आपने उसे निकाल लिया उस जाल से, लेकिन बात होती है उसके बाद क्या? जी। क्योंकि उसके बाद फिर से एक नई लाइफ शुरू करना हर किसी के लिए मुश्किल होती है। तो ऐसे में कैसे पुलिस या अन्य कोई संस्थाएं उन लोगों की मदद करती है, या फिर वो खुद क्या करें, अगर वो ट्रैप से निकलकर बाहर आ गए तो कैसे फिर से अपना पहले जैसे जिंदगी शुरू करें? एक तो उनके अंदर काउंसलिंग से उनके अंदर आत्मविश्वास दोबारा से जगाया जा सकता है। इसके लिए आफ्टर केयर प्रोग्राम्स होते हैं कि जो रेस्क्यू किया गया है उसको सर्वाइवर बनाना, कि वो उसमें मतलब खुल नहीं गया है, उससे बच करके निकल आया है, ऐसी स्थिति में लेकर के आना। तो उस ट्रॉमा से डील करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रॉमा काउंसलिंग दी जाती है। और उसके बाद शासकीय स्कीम्स रहती हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में उसको 3 लाख तक की सहायता मिलती है। और कई वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, और कई एनजीओज भी आफ्टर केयर करते हैं। जैसे हाल में ही एक एनजीओ ने कुछ क्योंकि बात दरिद्रता की है ना, कि इतने पैसों के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, तो उनकी आजीविका वो कमा सकें, उसके लिए कई भेड़ बकरियां या भैंस एनजीओज द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें।
जिससे कि वो दोबारा से इसमें ना फंसे। तो इस प्रकार का रिहैबिलिटेशन, उनके बच्चे किसी हॉस्टल्स में जाएं, इनको जानकारियों का अभाव रहता है कि सरकार की ओर से क्या क्या मदद है। अब जब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हमने देखा कि जो सरकारी आवास जो मिलता है जी। वंचितों को, जब उनकी सहायता की जाती है तो कुछ लोगों को आवास भी मिला, कुछ लोगों को बकरियां भी मिली, भैंस भी मिली, कुछ लोगों ने अपना पोल्ट्री खोला। तो इस प्रकार से वो रिहैबिलिटेट होते हैं। और फिर हम आफ्टर केयर में सर्वाइवर लीडर्स भी बनाते हैं, जिसमें कि वो खुद से अपनी आवाज़ उठाना सीखें, ताकि अवेयरनेस भी फैलाएं आजू बाजू में अपने दूसरे लोगों को, जिससे कि वो लोग ना फंसे और अपने छोटे छोटे कामों को जो सरकार की तरफ से होते हैं उसके लिए वो खुद से अर्जी दे सके, आवाज़ उठा सके। तो सर्वाइवल लीडरशिप भी के प्रोग्राम्स में भी हम उनको आगे बढ़ाते हैं। जी सर, जैसे कि अभी हमने बात की रिहैबिलिटेशन की, लेकिन बात करूं, आपको खुद को एक लंबा समय हुआ है ये काम करते हुए, और जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ के साथ आप एक लंबा वक्त देते हो तो अनुभवों के साथ आपके साथ कुछ मार्मिक चीज़ें भी जुड़ती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। आपके साथ इन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई ऐसी याद रही हो जिसने अभी तक आपको वही जो होता है कि टक एकदम से दिमाग में करते हो और आप सिहर उठते हो, कोई ऐसी आपकी याद किसी रेस्क्यू? एक्चुअली इसमें जो सबसे जो सिहर उठने वाली बात है, जो अमानवीय घटनाएं होती है ना, कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, तो ये जब हमको सुनने में आता है, देखने को मिलता है, तो ये इंसान सिहर उठता है। जैसे कहते हैं ना कि शैतान भी शर्मा जाए, इस प्रकार से। तो ऐसे कैसे संभव है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इतना गुलाम बनाए, वो काम भी कर रहा है तो भी प्रताड़ित करें, और मतलब उनको बेड़ियों में बांध के रखना, खींच के निकालना। कई जगह तो हमने देख पाया कि अंग भी काट लिए जाते हैं। तो इससे जो सिहर उठता है पूरे आत्मा अंदर से कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आदमी जो परपेट्रेटर है, प्रताड़ित करते करते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि वो शायद उस सामने वाले को इंसान मान ही नहीं रहा है, इस प्रकार से। तो ऐसी कई परिस्थितियां जब हम देखने को मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक खुशी भी होती है जब इनका रेस्क्यू होता है, जब ये अपने परिवार में रिहैबिलिटेट होते हैं और आत्मविश्वास से भरते हैं और अपना फिर वो सामान्य जीवन यापन करने लगते हैं। उसको देख करके हमें प्रसन्नता भी होती है कि उस स्थिति से वो इस स्थिति में आ पाए। कोई एक ऐसा विभत्स बहुत हीनियस केस जो आपको याद हो, जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? यहाँ की ही बात है, शिवपुरी के पास में एक गांव है, वहाँ से कुछ लोग को बोल करके गए थे, प्रलोभन देकर के कि अच्छा देंगे, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कर्नाटका में लेकर के गए थे। वो थोड़ा थोड़ा जाते जा रहे थे और फिर जब उनको पता चला, तब तक किसी गन्ने के खेत में काम करा रहे थे वो, वहाँ से फिर वो उनको ट्रांसफ़र कर देते किसी और खेत में, फिर ऐसे चलता रहा। जब इन लोगों को जाने के लिए इन्होंने बोला, जब अपनी मजदूरी मांगी, तो फिर उनको मना कर दिया गया। भागने की भी कोशिश करी, तो फिर दोबारा से कैप्चर करके, और मतलब जहाँ जहाँ जिन अंगों को नहीं मारना चाहिए वहाँ भी उनकी पिटाई हुई, और बहुत अमानवीय रूप से उनको वहाँ पर रखा गया। तो उस जब उन लोगों की प्रताड़नाओं को मैंने सुना, देखा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब रेस्क्यू टीम पहुँचती है तो उनके अंदर जो विश्वास जागा और वो जो खुशी आई कि वहाँ से अब हम बच जाएंगे। मैंने उससे पूछा, उसमें से एक व्यक्ति जिसके साथ बहुत अमानवीय कृत्य किया गया था, कि जब आपको लेकर के गए तो आपको कैसा लग रहा था कि वहाँ पर, तो और वो सारी आशा खो चुका था। लेकिन जब शासकीय और NGOs के साथ जब दल गया, उसको रेस्क्यू किया गया और उसको रिहैबिलिटेट किया गया, तो उसकी प्रसन्नता भी है जी। और अच्छा लगता है समाज में लोग जब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस तरीके के NGOs चलाते हैं, इस तरीके के लोगों को पुनर्वास के लिए काम करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के कामों में अपनी भागीदारी देते हैं, और ये वाकई में समाज के लिए या व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ा काम
काम है, क्योंकि एट द लास्ट जब आप किसी का जीवन बचाते हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, जो कहीं ना कहीं आपको वो रिवॉर्ड देता है जो शायद कभी पैसा आपको दे ही ना पाए। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना? ग्वालियर को मैं एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचने के लिए खासतौर पे जागरूक रहें, पहले खुद बचें। एक कहावत है अंग्रेजी में, टू गुड टू बी ट्रू। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया है जो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। क्योंकि मैं एक छोटी सी आपको बताऊंगा कि एक नौकरी का प्रस्ताव आया एक लड़के को, यहाँ ग्वालियर में, यह स्टूडेंट रहा इंजीनियरिंग का, उसको दुबई में नौकरी के लिए प्रस्ताव आया, लेकिन वहां पर जाकर के पता चला कि उसको भेड़ बकरियों के पास रख दिया गया। फिर वहां से उसने मुझे वो उससे कह रहे थे अपना पासपोर्ट हमें सरेंडर कर दो। वो ना करते हुए उसने सड़क पे निकल गया भाग करके, उसने किसी के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल मुझे किया। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पहचान वाले को वहाँ दुबई में बोला, तो वो उसके पास गए, फिर उसको कुछ दिन रखा और वापस फिर इंडिया भेजा फ्लाइट से। तो टू गुड टू बी ट्रू याद रखें, हर चीज में प्रलोभन से बचें कि यहाँ बहुत ज्यादा मजदूरी मिल रही है, वहाँ बहुत ज्यादा तनख्वाह मिल रही है तो वहाँ चले जाएं। एक तो ये है, और आसपास भी अवेयर हों कि देखें, क्योंकि बंधुआ मजदूरी में या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसा व्यक्ति डरा हुआ होता है, वो आपके सामने नहीं आ सकता। अगर कोई बच्चा सहमा हुआ देखे और उसके साथ एक बड़ा आदमी है जो उसका पिता नहीं लग रहा है और शहर में घूम रहा है, तो एक बार रोक के टोक के पूछे कि भैया तुम ये बच्चे के पिता हो, ये कैसे घूम रहे हैं। तो ऐसे ही नजरें घुमा के देखें ताकि आप अपने आप को भी बचा सके और दूसरों की भी मदद कर सकें। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और जब भी कभी आपको कोई चमकती चीज दिखे तो याद रखिए सोना नहीं है वो। पूरी जानकारी लीजिए क्या है, कैसे है। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले उसकी तह तक जाइए, क्या जो आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो वाकई में सच है या नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ग्वालियर राइट्स की था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।